हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था बच्चों? नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसके हम लोगों ने कितने पार्ट कर लिए थे? 2 पार्ट कर लिए थे, याद है? और हम लोगों ने जो लास्ट सेकंड पार्ट किया था उसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था स्वराज इन द प्लांटेशन, है ना? और मैंने वहाँ पर आपको एक केस भी बताया था चौरी चौरा का, ठीक है? पार्ट सेकंड में अपन ने, याद है ना, मैं जब आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा था एनसीएम स्लो डाउन क्यों हुआ था, वहाँ ये चौरी चौरा आया था, जो आप जिसके लिए मैंने बताया था कि सर इस वाले टॉपिक को हम लोग पार्ट थर्ड से पहले स्टार्ट कर देंगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो चौरी चौरा गोरखपुर में था। गोरखपुर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट। 1922 में ये इंसिडेंट हुआ था बच्चों। यहाँ पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था और यहाँ पर बहुत वायलेंस हो गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि महात्मा गांधी हमेशा इस चीज़ में बिलीव करते थे कि कभी भी वायलेंस ना हो, हमेशा जो भी मूवमेंट करो उसमें क्या करो, मतलब अहिंसा, हमेशा वो अहिंसा पे चलते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिलीव इन नॉन वायलेंस। इज दैट क्लियर? तो चौरी चौरा में इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया था कि मजबूरी में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मजबूरी में महात्मा गांधी को जो मूवमेंट था, कौन सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो क्या करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। इज दैट क्लियर? ये था इंसिडेंट। आई बात समझ में? छोटा सा इंसिडेंट है भाई, आपको याद होना चाहिए, बस इतना सा था। अब आती है बात पार्ट थर्ड की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पार्ट थर्ड। देखो, पार्ट थर्ड बहुत इजी है बच्चों। पार्ट थर्ड का नाम है टूवर्ड्स सीडीएम। सीडीएम सर क्या? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले मूवमेंट कौन सा पढ़ाया था? एनसीएम। सर क्या था वो? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? गुड। तो मैंने आपको अभी बताया था कि चौरी चौरा में वायलेंस हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी को विड्रॉ करना पड़ा था मूवमेंट 1922 में। अब आपको डेट्स याद करनी है बच्चों, कोई डेट्स में अटकेगा नहीं। कौन सा मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं? एनसीएम। इट वॉज स्टार्टेड इन 1921, ठीक है? और ये मूवमेंट विड्रॉ कब हुआ था? 1922 में। इज दैट क्लियर? क्लियर हो रही बात? यस। देखो यार, महात्मा गांधी का ये मानना था कि जितने भी जो प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी जो जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको अभी ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। महात्मा गांधी क्योंकि नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, तो उनको लगता था कि यार जो भी मूवमेंट हो रहा है उसमें लड़ाई झगड़े ना हो, सब पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें। इज दैट क्लियर? तो ये महात्मा गांधी का ओपिनियन था। तो बहुत सारे जो प्रोटेस्टर थे ना, वो परेशान हो गए थे। वो क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे बार बार मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करके। उनको लग रहा था कि मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से कुछ फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा है। तो मैं आपको 2 लीडर्स के नाम बता रहा हूँ। एक है सी आर दास और दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है? मोतीलाल नेहरू। सर इनका क्या रोल है? एक्चुअल में जो सी आर दास और जो मोतीलाल नेहरू है, इन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी थी, स्वराज पार्टी। ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्ज़ाम में, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। इनका ये मानना था कि भाई मूवमेंट से अच्छा हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाएं और पॉलिटिकल पार्टीज़ बना के हम लोग रिवॉल्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिवॉल्ट। किसके खिलाफ बच्चों रिवॉल्ट करेंगे? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है ना? और उस टाइम पे जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट गेन करेंगे। ये किसका ओपिनियन था? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। बात समझ में आ रही? ये तरीका था। और पॉलिटिकल पार्टी बनाकर ब्रिटिश पॉलिसीज़ को ओपोज करेंगे। क्या करेंगे? ओपोज यानी खिलाफ जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी टॉपिक, इतना हार्ड नहीं है। इसी थर्ड वाले पार्ट में एक और चीज़ आती है कि 2 ऐसे फैक्टर्स थे जो इंडिया की डेस्टिनी को शेप कर रहे थे, मतलब इफ़ेक्ट कर रहे थे, इम्पैक्ट कर रहे थे। सर क्या? पहला फैक्टर था डिप्रेशन। डिप्रेशन समझते हो क्या होता है? माइंड वाला डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे। डिप्रेशन यानी जब मार्केट पूरा फॉल डाउन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ में आ रही बात? जब मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं रहती, जब मार्केट में आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। उस टाइम पे इंडिया में ऐसा हो रहा था, डिप्रेशन आ गया, डिमांड कम होगी प्रोडक्ट्स की,
एक्सपोर्ट कम हो गया। तो यार ये तो बहुत बेकार चीज़ है ना, आ रही बात समझ में। और दूसरा फैक्टर था बेटा टर्मोइल। क्या लिखा हुआ है बेटा? टर्मोइल। तो टर्मोइल यानी क्या? टर्मोइल यानी डिस्टर्बेंस वाला माहौल, लड़ाई झगड़े वाला माहौल, पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको बोलते हैं टर्मोइल, डिस्टर्बेंस। ठीक है ना, एटमोसफेयर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग है टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। एक कमीशन आई थी। क्या आई थी? कमीशन। सर नाम क्या है? ये है बेटा साइमन कमीशन। कौन सी कमीशन? साइमन कमीशन। याद होगा आपको, हिंदी में चैप्टर में आया था ये साइमन कमीशन। और ये 1928 में आई थी इंडिया में। इसका मेन पर्पस क्या था बच्चों, ध्यान से समझो। एक तो ये ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करने आई थी, देख रही थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना हुआ है। ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहती थी। ठीक है, यानी इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहती थी जिससे सारा फ़ायदा किसको हो? ब्रिटिशर्स को। आ रही बात समझ में? साइमन कमीशन है भाई, इसमें एक भी, ध्यान से समझना, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। बात समझ में आ रही बात? यानी इसका मकसद ये था कि स्वराज की तो बात माननी नहीं। स्वराज बेटा वर्ड से कंफ्यूज ना होना, स्वराज यानी लोग जो चाहते थे खुद का राज। ये जो साइमन कमीशन आई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने आई थी, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था और ये लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर रही थी। तो लोगों को बहुत है ना गुस्सा आया, काफ़ी लोग एग्रेसिव हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लोगों ने क्या रिएक्शन दिया इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट में? आपने एक स्लोगन सुना होगा, गो बैक साइमन, गो बैक, वापस चल जाओ, जैसे आए हो वापस चल जाओ। ठीक है, समझ में आ रही बात अच्छी तरीके से? स्लोगन क्या था? गो बैक साइमन। देखो बच्चों, जो ब्रिटिशर्स थे उनके लीडर थे वाइस रॉय इरविन। एक केस बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इन्होंने क्या किया 1929 में एक ऑफ़र दिया। क्या दिया? ऑफ़र। और ये ऑफ़र बड़ा बेकार था। क्या था बेटा? बेकार सा ऑफ़र। तो ऑफ़र रखा और ये ऑफ़र बड़ा बेकार सा ऑफ़र था, मतलब विच इज़ नॉट क्लियर्ड। वैग ऑफ़र बोलते हैं उसको, वैग, ये लिखा हुआ है वैग, VAGUE। इसमें इरविन ने महात्मा गांधी जी को बोला, MG यानी कंफ्यूज ना होना है, महात्मा गांधी को, कि वो मीटिंग करें। क्या करें? मीटिंग। मीटिंग को बेटा इस चैप्टर में किस नाम से पहचाना गया है? RTC। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? RTC। सर क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इरविन ने बोला महात्मा गांधी को कि हमारे साथ मीटिंग करो और हम लोग डिसाइड करेंगे कि इंडिया में आने वाले टाइम में कौन अपना हक जमाएगा, किसका राइट है इंडिया में। तो महात्मा गांधी ने बोला, पहले ही क्लियर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बड़ी सिंपल सी बात है, इरविन ने महात्मा गांधी को ऑफ़र दिया, महात्मा गांधी ने रिजेक्ट कर दिया। आप लोग को ये पॉइंट याद होना चाहिए सबसे पहले। और दिस इज़ फर्स्ट, क्या बोलेंगे? फर्स्ट RCTC बोलोगे सर दूसरी भी आएगी क्या? आएगी। तो इसमें कंफ्यूज ना होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज रिजेक्टेड। इज डैट क्लियर? क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री, हम तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट क्यों करें, हम तुम्हारे साथ मीटिंग क्यों करें, तुम हमारा देश छोड़कर चले जाओ, वापस चले जाओ। आगे फिर क्या हुआ बेटा? दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ। सर आपने 3 सेशन बताए हैं अभी तक, ये तीसरा सेशन है। 2 सेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? 1920 सितंबर कलकत्ता सेशन, 1920 दिसंबर नागपुर सेशन, अभी आया गया 1929 दिसंबर लाहौर सेशन। सर यहाँ पर क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब तो हम लोगों को बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करना है, अब हम लोग को अपनी डिमांड्स रखते जानी है और अंग्रेज़ों की एक भी बात नहीं सुननी है। हमें अपना पूर्ण स्वराज यानी फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही? गुड, आगे बढ़े। देखो बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक टॉपिक है सॉल्ट मार्च। कौन सा मार्च? सॉल्ट मार्च। इजी है बहुत, है ना? और ये जो टॉपिक है सॉल्ट मार्च का, ध्यान से समझना अच्छी तरीके से आप लोग। इसमें महात्मा गांधी ने डिमांड रखी थी।
क्या रखी थी? डिमांड। सबके लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए भी और जनरल सबके लिए भी, यानी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी और सबके लिए भी। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, वर्कर्स भी थे, जो आम इंसान है वो भी थे, है ना। अभी हमारा पार्ट थर्ड का नाम क्या है? टूवर्ड्स सीडीएम। अब ध्यान से समझते जाना, सीडीएम बस आने वाले हैं, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने एक सबसे बड़ी डिमांड रखी कि भाई अंग्रेज़ों, ये जो तुम लोगों ने टैक्स लगा के रखा है ना सॉल्ट के ऊपर, इसको हटा दो, ठीक है। जो इरविन था उसने अपना नेगेटिव फीडबैक दिया। ये मैंने क्रॉस का साइन लगाया है, ये देखो क्रॉस का साइन। क्रॉस का मतलब नेगेटिव फीडबैक। तो महात्मा गांधी ने बोला कि भाई हम 78 फॉलोअर्स के साथ, यानी महात्मा गांधी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ 240 माइल्स चले फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। ये पहले बताया, अल्टीमेटम दिया ब्रिटिशर्स को कि अगर आपने सॉल्ट के ऊपर से टैक्स नहीं हटाया तो हम लोग 240 माइल्स चलेंगे। और उनको, महात्मा गांधी को कितने जनों ने फॉलो किया? 78 फॉलोअर्स ने। इज़ डैट क्लियर? और कहाँ से लेकर कहाँ तक बच्चों? साबरमती आश्रम टू डांडी। इज़ डैट क्लियर? क्या अंग्रेजों ने उनकी बात मानी? नहीं मानी। वो 240 माइल्स चले और उन्होंने ब्रिटिशर्स का जो बनाया गया लॉ था उसको क्या किया? ब्रेक किया। सर कौन सा लॉ था? बेटा लॉ ये था, इसमें मेंशन नहीं, मैं आपको हिंट देता हूँ। लॉ ये था कि जो सॉल्ट है ना उसको मैन्युफैक्चर सिर्फ ब्रिटिशर्स ही करेंगे, यानी मोनोपोली, सिंगल राइट था ब्रिटिशर्स का सॉल्ट को मैन्युफैक्चर यानी बनाने का, और कोई नहीं बनाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब तभी तो, ध्यान से समझना, ठीक है। उसी से तुम्हारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ सीडीएम। सीडीएम का फुल फॉर्म है, सीडीएम का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या नाम है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी नॉन कॉपरेशन में तो हम कॉपरेट ही नहीं करते थे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कॉपरेट भी नहीं करेंगे अंग्रेजों के साथ, प्लस जो भी अंग्रेजों ने लॉ बनाए उनको ब्रेक कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ब्रेक। इज दैट क्लियर? बात समझ में? तो सीडीएम 2 बार स्टार्ट हुआ था, मैं आपको बताऊंगा सेकंड सीडीएम क्यों स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ। पहले आप फर्स्ट सीडीएम की बात करते हैं। फर्स्ट सीडीएम स्टार्ट हुआ था बच्चों 1930 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। आ रही बात समझ में? ये जो फर्स्ट सीडीएम स्टार्ट हुआ ये बहुत आगे अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। अब ध्यान से समझना, कुछ लीडर्स ने इस सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था। जैसे महात्मा गांधी के बहुत बड़े शिष्य थे, मतलब जो महात्मा गांधी को मानते थे, उनका नाम था अब्दुल। तो महात्मा गांधी के शिष्य थे जिनका नाम था अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, गफ़ार है, ग है। तो उनको जेल में बंद कर दिया क्योंकि वो महात्मा गांधी को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। उसके 1 महीने बाद महात्मा गांधी को भी जेल में क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया ना तो काफ़ी वायलेंस हो गया। क्या हो गया बेटा? वायलेंस हो गया। और महात्मा गांधी किस में बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? 1931 में इस मूवमेंट को क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। आ रही बात समझ में? कितनी बार विड्रॉ करते हैं सर, इनको काम नहीं था क्या? बेटा उस टाइम पे यही चलता था, ठीक है। ऑन 5 मार्च 1931 में मूवमेंट विड्रॉ भी हुआ था। ऑन 5 मार्च 1931 एक पैक्ट आया था। क्या आया था बेटा? पैक्ट। पैक्ट क्या होता है? समझौता, कॉम्प्रोमाइज। इज दैट क्लियर? किसके बीच में? गांधी इरविन पैक्ट। अब सुनो सुनो सुनो, अभी थोड़ी देर पहले, है ना, 2-3 मिनट पहले मैंने आपको बताई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC, याद है? महात्मा गांधी ने रिजेक्ट कर दी थी। अभी ध्यान से समझना, सेकंड RTC आने वाली है। यानी ऑन 5 मार्च 1931 जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और कौन सी? सेकंड। यानी सेकंड मीटिंग के लिए, फर्स्ट मीटिंग तो मना कर दी थी, करनी ही नहीं, सेकंड मीटिंग बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? सेकंड। जो सेकंड RTC थी तो देखो बच्चों, सेकंड RTC यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज एक्सेप्टेड, और कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। महात्मा गांधी लंदन गए, ये रहा, और लंदन से डिसअपॉइंटेड लौट कर आए, ठीक है। और महात्मा गांधी को लगा कि अंग्रेज लोग है ना इंडियंस को परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यानी एक तो मीटिंग करने के लिए लंदन बुलाया महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी
जब लंदन गए तो उनको कोई जवाब भी नहीं दिया, सही है कि गलत है? गलत है सर। फिर जब महात्मा गांधी लंदन से वापस लौटकर इंडिया में आए तो उन्होंने सीडीएम को यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया। क्यों? मैंने आपको बताया था 2 बार आया था, फर्स्ट 1930 में और सेकंड 1932 में। लेकिन 1934 में धीरे धीरे इसका मोमेंटम वापस क्या होता गया? डाउन होता गया। आ रही बात समझ में? सिंपल है बहुत। फिर टॉपिक है बेटा पार्टिसिपेंट्स इन सीडीएम। कौन कौन से लोग थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे सीडीएम में? सर एक तो रिच पीजेंट्स, ओके सर। पुअर पीजेंट्स, ओके सर। बिजनेसमैन, ओके सर। वर्कर्स, ओके सर। और भी कोई है ना? वुमेन्स। कौन? वुमेन्स। तो रिच पीजेंट्स का मेन पर्पस था टैक्स को कम करवाना। पुअर पीजेंट का मेन पर्पस था रेंट कम करवाना। बिजनेसमैन का मेन पर्पस था प्रॉफिट बढ़ाना, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कम करवाना। बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में, बिरला, जीडी बिरला, पीटीडी, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, पुरुषोत्तम ठाकुर दास। वर्कर्स का मेन पर्पस क्या था? वेजेस बढ़ाना, वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करना। आ रही बात समझ में? सर वुमेंस में नहीं लिखा आपने, वुमेंस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी समझा देते हैं कि वुमेंस भी पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन महात्मा गांधी ने वुमेंस को बोला कि आप मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि आप अपने घर बार, अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखो। ठीक है? महात्मा गांधी ने वुमेंस को इसलिए पार्टिसिपेट करने दिया ताकि वुमेंस को ऐसा फील ना हो कि उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जा रहा है। इज़ डैट क्लियर? आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों, एक टॉपिक आएगा आपका लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, यानी फुल फॉर्म लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या लिमिटेशन का मतलब क्या था? कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेस तो जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो मूवमेंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। अच्छा, कौन? ऐसे कौन से ग्रुप्स थे सर जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे? दिखा रहे थे पर इतना भी नहीं दिखा रहे थे जितना उनको दिखाना चाहिए। ये आ गया आपका अनटचेबल्स। कौन? अनटचेबल्स। समझते हो ना अनटचेबल्स? इनको चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोलते थे, हरिजन के नाम से। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि स्वराज तब तक नहीं आएगा हमारे देश में जब तक अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से क्या नहीं किया जा रहा सर? एलिमिनेट नहीं किया जा रहा। क्या नहीं किया जा रहा? एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब यहाँ पर कि अनटचेबल्स, ये जो गलत है, ये अनटचेबल सबसे पहले तो क्रिमिनल ऑफेंस है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। महात्मा गांधी खुद टॉयलेट्स को क्या करते थे? साफ करते थे, और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करते थे कि ऑल आर इक्वल, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आ रही बात समझ में? इसी टॉपिक में लिमिटेशन ऑफ सीडीएम में एक दलित्स के बारे में बताया है, जिस दलित्स का जो दूसरा नाम है डिप्रेस क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स बोल सकते हो। इनके एक लीडर थे बेटा, आपको पता होना चाहिए सर, कौन? बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर। इनकी डिमांड्स क्या थी दलित्स की? कि एक तो सीट्स रिजर्व होनी चाहिए और दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट। ये बी आर अम्बेडकर ने दलित्स के बिहाफ पर डिमांड्स रखी थी। महात्मा गांधी ने बोला सीट्स मिल जाएगी लेकिन सेपरेट इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। सर क्यों? बेटा इलेक्शन सबके सेम होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं। ये दलित्स बोल रहे थे हमारे इलेक्शन अलग तरीके से होने चाहिए, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो। जब महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में ये बात हुई तो दोनों के बीच में क्लैश हो गया, एमजी महात्मा गांधी वर्सेस बी आर अम्बेडकर, और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको बोला गया पूना पैक्ट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गांधी इरविन पैक्ट, वो आप पहले पढ़ाया था मैंने आपको। पूना पैक्ट सर सितंबर 1932 में हुआ था। सर इसमें हुआ क्या था? सितंबर 1932 में पूना पैक्ट में क्या हुआ था? सुनना बेटा, एक्चुअल में इसमें महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में समझौता हो गया और इसमें ये डिसाइड किया गया कि दलित्स के लिए सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, लेकिन उनके लिए सेपरेट इलेक्शंस नहीं होंगे, उनके जनरल इलेक्शंस होंगे। इज दैट क्लियर? ये थर्ड पार्ट पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जब मैं फोर्थ पार्ट स्टार्ट करूँगा उसमें आपको मैं हिंट दे दूंगा। थोड़ा सा बचा है थर्ड पार्ट। इज दैट क्लियर? अभी आप यहाँ तक पूरा पढ़ लो, बेटर होगा। ठीक है? तो ये आज हम लोगों ने थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ा जिसमें था सीडीएम में क्या है था, और सीडीएम जो मूवमेंट था
उसका मेन पर्पस क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या डेट्स थी बच्चों, तो काफ़ी है। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। अब एक और पार्ट बचा हुआ है, वो हम लोग अब जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे और अब चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? चलो, गुड।